प्रिय विद्यार्थियों, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्रवाह संबंधी जो दिशा है उसके बारे में वेगनर का क्या कहना है। तो वेगनर ने कहा कि महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ, दो डायरेक्शंस में हुआ। दूसरा वो कहते हैं पहला जो प्रवाह हुआ पश्चिम की ओर हुआ और यह प्रवाह सूर्य व चंद्रमा की सम्मिलित ज्वारीय शक्ति के कारण। दूसरा प्रवाह भूमध्य रेखा की ओर हुआ। यह प्रवाह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ। पहला तो ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ पश्चिम की ओर, लेकिन भूमध्य सागर की ओर जो हुआ वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति वेगनर ने पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग से बताया। सर्वप्रथम पेंजिया दो भागों में विभक्त हुआ। उत्तरी के भाग का नाम लॉरेंस व दक्षिण के भाग का नाम गोंडवाना लैंड तथा बीच का जो भाग है वो टेथिस भूसन्नति में बदल गया। पेंजिया का विभाजन हो जाता है और पेंजिया का विभाजन हो जाने के बाद ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग, इस प्रकार से पेंजिया का विभाजन हो जाता है। ये उत्तरी भाग लॉरेंसिया लैंड कहलाता है और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। ये चारों तरफ पानी तो था ही था, लेकिन बीच में भी पानी भर जाता है और इस भूसन्नति को हम टेथिस भूसन्नति के नाम से जानते हैं। जुरेसिक युग में लॉरेंसिया और गोंडवाना का विभाजन हो गया। गोंडवाना लैंड से मेडागास्कर, भारतीय प्रायद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया टूटकर अलग हुए तथा लगभग इसी समय उत्तरी अमेरिका में दक्षिण अमेरिका टूटकर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। इस तरह महाद्वीप एवं महासागरों में वर्तमान स्वरूप जो प्लायोसिन युग तक प्राप्त कर लिया गया। पर्वतों के निर्माण के बारे में वेगनर ने मेडागास्कर पर्वतों की स्थिति के बारे में बताया कि यूरेशिया एवं अफ्रीका प्रायद्वीपीय भाग के आमने सामने भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होने से बीच में स्थित टेथिस भूसन्नति का मलबा है जो दबाव के कारण, कंप्रेस के कारण मोड़ में बदल गया, जिससे हिमालय, काकेशस आदि पर्वत बने। रॉकीज व एंडीज की उत्पत्ति के बारे में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तब सीमा द्वारा रुकावट के कारण पश्चिमी तट पर किसी भूसन्नति का मलबा मोड़ों में परिवर्तित हो गया, जिसके फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण हुआ। महाद्वीपीय छापों की रचना जो तोरण है। द्वीपीय चापों की उत्पत्ति के बारे में वेगनर का कहना था कि प्रवाह की जो गति में कमी होना है, जो प्रवाह हो रहा था डिस्प्लेसमेंट उसकी कमी हो गई, तो जो भाग धीरे धीरे वो छूट गए। तो मुख्य कारण था कि जब उत्तरी व दक्षिण अमेरिका का पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने तक स्थल कुछ भाग प्रवाह का साथ ना दे कर और पीछे छूट गया, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी द्वीप समूह व फाकलैंड का निर्माण हुआ। पूर्वी द्वीप समूह के बारे में वेगनर का कहना था कि एशिया के पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने से स्थल के पूर्वी भाग का प्रवाह साथ नहीं दे सका और पीछे रह गए, जिसके कारण पूर्वी द्वीप समूह की रचना हुई। अब सिद्धांत की आलोचना। वेगनर को वर्तमान समय में जो तर्क दिए गए हैं उन तर्कों के आधार पर इसके सिद्धांत को अमान्य घोषित कर दिया गया कि वेगनर ने सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैरते हुए बताया, लेकिन रॉकीज व एंडीज की उत्पत्ति के लिए इन्होंने सीमा द्वारा सियाल पर रुकावट की बात कही। पर्वतों की रचना के समय रुकावट की यह शक्ति उस समय कहाँ आ गई तथा सीमा सियाल से अधिक कठोर व अधिक घनत्व वाली परत पर कम घनत्व वाली सियाल कैसे तैर सकती है। महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण वेगनर ने सूर्य व चंद्रमा के ज्वारीय
बल को बताया जो बिल्कुल गलत है। विस्थापन तभी संभव हो सकता था जब वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब गुना अधिक हो। यदि इस बल को मान भी लें तो यह ज्वारीय बल इतना अधिक होगा कि पृथ्वी का परिभ्रमण ही बंद हो जाएगा। इस तरह भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित शक्ति पर्याप्त है। वेगनर ने अपने सिद्धांत में यह नहीं बताया कि महाद्वीप किस तिथि को किस दिशा में प्रवाहित हुए, तथा वेगनर ने यह नहीं बताया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया स्थिर क्यों था, इसके पूर्व चलायमान क्यों नहीं हो गया। वेगनर ने अंध महासागर के दोनों तटों को मिलने से 400 से 800 किलोमीटर का अंतर रह जाता है तथा दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट अनेक जगहों में समानता भी नहीं है। वेगनर ने ग्लोरोसॉफ्ट स्तर के जो वनस्पति के अक्षेत्र बताए हैं उनसे बाहर के अक्षेत्रों में भी इस वनस्पति के अवशेष हैं, जैसे जम्मू व कश्मीर, साइबेरिया मुख्य है। वेगनर ने यह नहीं बताया कि महाद्वीपीय प्रवाह कार्बोनिफेरस युग से ही क्यों प्रारंभ हुआ। प्राचीन महाद्वीपीय जो महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में, अब ये इसकी आलोचना हुई तो कुछ विद्वानों ने इनके समर्थन भी दिया, जिसमें जॉली प्रमुख है। 1925 में रेडियो एक्टिव थ्योरी डेली ने 1926 में स्लाइडिंग ने कॉन्टिनेंटल थ्योरी तथा आर्थर होम्स ने 1928 में संवहनिक धाराओं का प्रतिपादन किया। उपरोक्त सभी विद्वान विस्थापन में एक मत रखते थे, लेकिन विस्थापन के कारण ये मतभेद रखते थे। इन विद्वानों की बदौलत ही यह विचारधाराएं 60 तक जीवित रह सकी। 1960 के बाद कुछ नवीन प्रमाणों की खोज हुई जिन्होंने विस्थापन की बात को सही साबित कर दी। सिद्धांतों में पहले विवर्तनिक सिद्धांत टेक्टोनिक जो थ्योरी आई है, तो उसके द्वारा उसको समझने में सहायता भी मिली है। अब हम महाद्वीपीय प्रवाह का जो है वो चित्रों के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन युगों में महाद्वीपों का और सारा जो अभी हमने बताया कि उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाद्वीपीय जो इधर है जो अंगारा लैंड है, इधर ये नीचे गोंडवाना लैंड का भाग है और बीच में है जो टेथिस भूषण नदी है। टेथिस भूषण नदी तो 20 करोड़ वर्ष पहले परमियन युग में महाद्वीपों का इस प्रकार का जो स्वरूप था, आप यहाँ चित्र में आसानी से देख सकते हैं कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले परमियन युग में ये महाद्वीपों की इस प्रकार की स्थिति थी। फिर 20 करोड़ वर्ष परमियन युग में महाद्वीप, यहाँ ये आपका एक और ये चित्र दिखाया गया है। दूसरा 13 करोड़ लाख वर्ष पूर्व पहले की ये महाद्वीपीय स्थिति को दिखाया गया है। अब ये जो महाद्वीपों की स्थिति है ये यहाँ पर ये विभाजन हो जाता है और विभाजन के अनुसार आपको 6 करोड़ लाख वर्ष पूर्व की महाद्वीपों की जो स्थिति थी वो बताई गई है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गोंडवाना क्रम की शैलें, ये गोंडवाना ब्लैक ये दिखाई दे रहा है, गोंडवाना है। प्राचीन रायोलाइट, क्रिटेशियस, डायोसिक और सिल्यूरियन कार्बोनिफेरस और पूर्व सिल्यूरियन, ये अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपों में पाई जाती हैं।
अब इनको ये यहाँ जोड़ दिया जाता है, तो ये लगभग एक हो जाते हैं। ये हैं दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट में भूगर्भिक जो संरचना है, ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो इनमें सब में समान पाया जाता है। कार्बोनिफेरस युग का उत्तरार्ध भाग में महाद्वीपों की स्थिति को बताया गया है। फिर कार्बोनिफेरस के जो जुरासिक काल है, उसमें महाद्वीपों का विस्थापन होकर के किस प्रकार की स्थिति में आ गए हैं। और प्लेस्टोसिन युग जो हिमयुग कहलाता है, उस समय ये महाद्वीपों की स्थिति हमारी इस प्रकार की थी। वेगनर महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत ये उन्होंने अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिलाया और मिला करके ये दिखाने का प्रयास किया है कि सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार आपको मैंने चित्रों के द्वारा भी महाद्वीपीय विस्थापन को बताने का प्रयास किया है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो भले बाद में मान्य कर दी गई, लेकिन जो आगे के लिए जो टेक्टोनिक थ्योरी है और अन्य विद्वानों के लिए इस थ्योरी ने, इस सिद्धांत ने एक नींव का काम किया है। इसकी आलोचना होते हुए भी ये जो सिद्धांत हैं, जो टेक्टोनिक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, वो आगे के विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सामने आता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आपको मैंने बताया। इसके कुछ नोट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो मैं आपको देता हूँ क्रमशः। पहला आपने देख ही लिया होगा, पहले नोट्स आप नोट कर लें मेरे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको धन्यवाद।